अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी महीना शुरू हो चुका है। आइन के मुताबिक देखा जाए तो अगला मरहला निगरान सेटअप और इलेक्शन का है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान की सहाफ़त का बड़ा नाम, जो लिखते हैं वो सच बन जाता है और जो खबर देते हैं वो हकीकत बन जाती है, जो तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल वड़ाइच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल ये है कि इस वक्त इलेक्शन होते आप देख रहे हैं, क्योंकि IMF के वक्त से PTI के चेयरमैन ने मुलाकात की है, उसमें भी उन्होंने इलेक्शन के लिए गारंटी मांगी है IMF की कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होंगे। देखें, आइडियली तो आइन के तहत अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन को तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में हो सकेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि जो बड़े स्टेक होल्डर हैं यानी PMLN, उसके जो रहनुमा हैं नवाज शरीफ, वो सितंबर से पहले वापस आते नहीं लगते और उनकी वापसी शायद ऐसा लगता है कि जस्टिस बंदयाल के जो है वहाँ से रुखसती के बाद होगी और जब वो आएंगे तो उसके बाद कैंपेन नून की शुरू होगी, फिर वो इलेक्शन के लिए तैयारी करेगी। तो इसलिए अक्टूबर विल बी टू अर्ली फॉर PMLN। राइट, दूसरी तरफ लेकिन अगर सर यहाँ पे एक सवाल ये है, सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये फिर यही इत्तेहादी हुकूमत आगे एक्सटेंड होने जा रही है, मुद्दत इस हुकूमत की बढ़ने जा रही है। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है अभी दोनों ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। एक ऑप्शन ये है कि जो नून की इसी हुकूमत को एक्सटेंड किया जाए 1 साल के लिए, और एक ऑप्शन ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। अब देखें इसमें से कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज होती है, तो अभी दोनों पे गौर हो रहा है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है इलेक्शन ना होने का कि जो PTI है उसका वोट बैंक और उसके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं वो अभी बहुत सारे लोग बरकरार हैं। चंद नाम तो गए हैं, अभी 10-15% लोगों ने छोड़ा है, बाकी 80-85% लोग अभी भी PTI के साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि PTI को कोई भी इक्तदार देना चाहता है, ना PDM देना चाहती है, ना पावर्स देना चाहती है, तो इसमें भी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इलेक्शन ना होने की। जी राइट। दूसरी तरफ ये जो IMF की मुलाकात हुई है चेयरमैन PTI से, आपको क्या लगता है क्या रीज़न है इस मुलाकात की, अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात में? क्या कुछ वो पूछगछ हुई है या फिर आगे कुछ तय हुआ है? क्या बाहर की दुनिया में भी ये गुमान किया जा रहा है कि PTI अभी भी मकबूल है? मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ जो जितनी भी जमहूरी ममालिक हैं उनके जितने अदारे हैं वो कोशिश यही करते हैं कि अगर हमने कोई इमदाद देनी है या कोई नया मुआहदा करना है तो वो जो मुख्तलिफ जमहूरी स्टेक होल्डर होते हैं उनसे बात करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है। बाज़ औक़ात हुकूमत जो है वो इसमें रेजिस्टेंस करती है। इस दफ़ा हो सकता है हुकूमत ने बाअमर मजबूरी इमरान खान से भी मिलाया हो, क्योंकि इमरान खान साहब IMF के बारे में तफज़ात रखते थे और उसका इजहार भी करते रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते होंगे कि कल को अगर इनकी हुकूमत अपोजिशन में आए या इक़्तिदार में आए तो उनके क्या ख्यालात होंगे, ये जानने के लिए उन्होंने मीटिंग की होगी। राइट। दूसरी तरफ अगर आपका तज्जिया क्या है इस हुकूमत के बारे में कि ये इस हुकूमत को क्या सूट करता है इस वक्त, इसी सेटअप में इसी हुकूमत को आगे एक्सटेंशन मिल जाए या फिर निगरान सेटअप आए? अगर निगरान सेटअप आता है तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, तो ये खौफ तो होगा PMLN के ऊपर। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि PMLN को ये भी डर लगता है कि अगर हम हुकूमत से चले जाएं तो निगरान हुकूमत पता नहीं कैसी आएगी, किसके हाथों में खेलेगी, क्या फैसले करेगी और हम कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर वो अपनी हुकूमत एक्सटेंड करते हैं तो इसमें भी ख़तरात हैं कि मज़ीद महंगाई ना हो जाए, मज़ीद हालात कंट्रोल से बाहर ना हो जाए और नून और अनपॉपुलर ना हो जाए। तो दोनों तरफ गहरी खाइयाँ हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई रास्ता अभी नून के लिए इतना आसान नहीं है, मासवा इसके कि चूँकि PTI जो है
इस वक्त अंडर क्राइसिस है। हाँ। और वाहिद जो पार्टी पंजाब में खड़ी है वो नून है, तो इसलिए इसका चांस जो वो ले सकते हैं कि पीटीआई चूंकि अंडर प्रेशर है, तो उस प्रेशर से फ़ायदा उठाते हुए नून जो है वो जो है इक़्तिदार में आ जाए। राइट जैसे कि केयर टेकर सेटअप के लिए भी अब बातचीत हो रही है, मुशावरत भी हो रही है, और आपको क्या लगता है कि बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो किसका फेवरेट जो है वो सामने आएगा? ऑपोजिशन हम देखते हैं, ऑपोजिशन तो यहाँ पर है ही नहीं है, राजा रियाज साहब की सूरत में है, और तो वो नाम नेहाद ऑपोजिशन तो नहीं कहा जा सकता। तो ऑपोजिशन है नहीं, तो ये कैसा आइन पर अमल होगा कि अगर खुद ही सारे फैसले करने हैं? तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम की मर्जी से और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से नई निगरान हुकूमत आएगी, और मेरा ख्याल है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर होगी निगरान हुकूमत की। उसी की बात जो है वो निगरान हुकूमत उसी की निगरानी में बनेगी, वही इसको चलाएगी। तो जाहिर है नून एक दफ़ा नाम तो दे सकती है, लेकिन उसके नाम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन कबूल करेगा, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पीडीएम कोशिश करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहले ही मशवरा करके ऐसे नाम भेजे जो एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा, आपको भी लगता ये है कि ये खुद तो नहीं रहेंगे क्योंकि आइन के मुताबिक नहीं है, आइन में गुंजाइश ही नहीं है इस हुकूमत के रहने की, तो केयर टेकर सेटअप ही आएगा और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आएगा, फेवरेट आएगा, फेवरेबल आएगा? नहीं, मैं अभी इस बारे में क्लियर नहीं हूँ कि ये रहेंगे या केयर टेकर सेटअप आएगा। मेरा अगर ये रहते हैं, अगर ये रहते है। हैं सुहेल वड़ाइच साहब, अगर ये रहते हैं तो किस तरह से गुंजाइश निकालेंगे आइन में कि ये हुकूमत प्रोलॉन्ग कर सके, कोई 6 महीने ले सके? कैसे? क्योंकि पहले तो हम देखते हैं कि अदालती फैसले आ जाते हैं, हमायत हासिल हो जाती है, एक शेल्टर मिल जाता है, तो अब कैसे ये कोई डिसीजन ले पाएंगे प्रोलॉन्ग करने का? देखिए, उसमें साफ बात है कि इस पार्लियामेंट से वो अपनी 1 साल की एक्सटेंशन फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पे ले सकते हैं, ये एक रास्ता मौजूद है। दूसरी तरफ अगर केयर टेकर को प्रोलॉन्ग करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन की ज़रूरत होगी, जो कि लेना मुश्किल होगा। लेकिन केयर टेकर सेटअप के लिए हमने देखा है कि पंजाब में तो हो गई है, अब अगर इलेक्शन, वहाँ पे तो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी बाख्तियार कर दिया गया है कि वो डेट अनाउंस कर सकता है। तो वहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन डेट ही बाद की दे दे, जब मर्जी की दे दे, 6 महीने की बाद की दे दे, तो अब ये इख्तियार तो, ये सवाबदीद तो अब इलेक्शन कमीशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट की वहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है आपका? सुप्रीम कोर्ट एक्शन तो ले सकती है ना, कोई पिटीशन कर सकता है कि ये देखें ये लंबा कर रहे हैं आप, जो है पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, तो वो तो ठीक है कि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो लिया है, आइंदा भी नोटिस ले सकती है। राइट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हलचल तो है सियासत में और सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गुफ्तगू हो रही है। पहले लंदन बैठक होती थी, अब दुबई हो गई है, तो दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब से मियां नवाज शरीफ साहब ने भी मुलाकात की है, वो काफ़ी गहरी तफसीली गुफ्तगू हुई है। क्या लगता है, क्या तय पाया है? मेरा ख्याल है कि यही खदो खाल तय हो रहे होंगे। एक तो मेरा ख्याल है ये इत्तफाक राय हुआ है कि हमने इकट्ठे ही चलना है, चाहे इलेक्शन अलग अलग लड़ें, लेकिन हम इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। और जाहिर है ये इकट्ठे भी इसलिए हैं क्योंकि इनके मफादात इकट्ठे हैं, और दूसरी तरफ इनके जो हरीफ हैं पीटीआई, वो उसी तरह खड़ी है, उसका वोट बैंक खड़ा है, मजबूत है, तो इसलिए इनको इकट्ठे रहना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग हो गए तो हुकूमत भी इनके हाथ से जाएंगी और ये हार भी जाएंगे इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये रिस्क नहीं ले सकते, ये चाहे इलेक्शन अलग ही लड़ें लेकिन गवर्नमेंट इकट्ठे बनाएंगे। यानी कि अगली हुकूमत भी आप इत्तेहादियों पर ही मुश्तमिल देखते हैं, कोई 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई हुकूमत नहीं बनाएगा? मुश्किल लगता है जी। और इलेक्शन को कैसे देखते हैं? क्या साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? देखिए, उस इलेक्शन पर भी डाउट्स होंगे क्योंकि जाहिर है पीटीआई के हाथ बंधे हुए होंगे, और 2018 की तरह का वो भी इलेक्शन होगा। इतना फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ जाहिर है दुनिया भी इस पे एतराज़ करेगी, पाकिस्तान के लोग भी एतराज़ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हर इलेक्शन पर यह एतराज़ होता रहा है, इस पर भी होगा।
सुहेल वड़ाइच साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इलेक्शन में बड़ा असर रसूख कह सकते हैं, मुदाखलत कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़ेर असर कह सकते हैं, रहा है एस्टेब्लिशमेंट का रोल, अभी इस इलेक्शन पे आप कैसा देखते हैं? इस दफ़ा भी उसका असर रसूख होगा और उसके असर रसूख के बगैर जो है पीटीआई को कंटेन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मुदाखलत करनी पड़ेगी। मुदाखलत करेंगे तो ज़ाहिर है उससे बदनामी भी होगी, उस पर इलेक्शन भी टेंट होंगे, उसमें ये भी होगा कि धांधली हुई है, ये सारा कुछ तो होगा। राइट, आपने कहा कि पीटीआई को कंटेन करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को आगे आना पड़ेगा, वो रोल प्ले करेगी तो ही ये जमातें इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर बात कर शामिल करनी है ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, उनका तज्जिया, उनकी राय आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त आइंदा इलेक्शन के बारे में हुकूमत जो लाहे अमल तय करने जा रही है इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, आपने बात की है पीटीआई को कंटेन करने के लिए, तो अब तो उनकी काफ़ी लीडरशिप हिरासत में भी है, बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं, गो के जैसे कि आपने कहा कि अभी बहुत सारे बाकी भी हैं और उनका वोट बैंक भी है, और ख़ुद पीटीआई चेयरमैन इस वक्त हम देखते हैं कि वो महदूद होकर रह गए हैं। आप ये कहें कि नज़रबंदी की सूरत में है या खुद से उन्होंने अपने आप को नज़रबंद कर लिया है, ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में मज़ीद क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ? अभी ज़ाहिर है बहुत कुछ हो सकता है। हमने देखा पिछली दफ़ा नवाज शरीफ को नायल करार दे दिया गया था, उनके खिलाफ मुकदमात चले थे, उनको जेल भेज दिया गया था। तो ऐसे इक़दाम भी ऐसे लगता है कि ये हुकूमत जो है और आने वाली जो हुकूमत है वो उसको करने पड़ेंगे या करेंगे, और ताकि पीटीआई को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो सके और वो अगली जो हुकूमत है ना बना सके। राइट, जैसे दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखा आलिया कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये हुआ 1990 में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और पार्लियामेंट के अंदर बैठ गई थी और 93 में फिर दोबारा इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। इस तरह नवाज शरीफ के साथ भी 2002 के इलेक्शन में ये हुआ, वो भी चंद सीटें लेके फिर पार्लियामेंट में बैठ गए थे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इस तरह की सूरत हाल के लिए तैयार होना चाहिए। वक्त दोबारा फिर जाता होता है, हालात बदल जाते होते हैं, तो उन्हें कुछ कंप्रोमाइज़, कुछ लचक जो है वो इख्तियार करनी चाहिए और जो माजी की मिसालें हैं उनको सामने रखना चाहिए। तो यानी कि ये रास्ता है पीटीआई के पास, अगर वो इस सियासत में रहना चाहते हैं, पार्लियामान में रहना चाहते हैं, तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, लेकिन जो हिस्सा मिलता है सिर्फ उसी पर हमने ये देखा हम आलिया ये देखें कि बेनज़ीर भुट्टो पर जनरल मुशर्रफ ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को आगे करके पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी और ख़ुद वो इलेक्शन से आउट हो गई। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी जीत गई, आपने देखा। फिर दूसरा वाक़या आप देखें कि नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को और राजा ज़फ़रुल हक को आगे कर दिया था और अपनी पार्टी को किसी न किसी तरह मैदान में रखा था। तो इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि आप अपने किसी लायलिस्ट को, अपनी बेगम को, किसी और को अपना सामने ले आएँ। अगर आप जेल भेजते हैं आपको या आपको नायल करते हैं तो अपनी पार्टी को जिंदा रखें, कोई रास्ता निकालें। राइट, आप अभी तक ये डिसीजन लिया नहीं है। 9 मई का बड़ा वाकया था, बड़ा सानिया था जिसको लेकर बात की जाती है, लेकिन अभी तक ये लगता था कि शायद वो कोई रियलाइजेशन करेंगे कि सियासत में बहुत कुछ उन्होंने खो दिया है, अब मज़ीद खोने को कुछ बाकी नहीं रहा, अब इससे बचा जा सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिवर्स स्टेप हमने देखा नहीं है। तो क्या आगे देखते हैं कि कुछ ऐसा फैसला कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जब वो सोचेंगे कि मेरे रास्ते बंद हो गए हैं तो फिर वो डेफिनेटली ये सोचेंगे कि मैं रास्ते कैसे खोलूं, और उन्हें लोग मशवरा भी देंगे। तो रास्ता खोलने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पार्टी को वायलेंस से दूर रखें, 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करें, उन लोगों को पार्टी से निकाल दें जिन्होंने पार्टी को इस हाल तक पहुँचाया है, और इसी तरह दूसरी तरफ CBMs करें आर्मी के साथ,
एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जिस तरह आज उन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया है IMF के वायदे को सपोर्ट करके, इस तरह के CBMs करें, डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट का दिल भी पसीजेगा। अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी डेफिनेटली सोचेगी अपनी पॉलिसी चेंज यानी कि अभी भी बर्फ पिघलने का इम्कान है और अभी भी PTI चेयरमैन नाहली से बच सकते हैं, और जो मिलिट्री ट्रायल का बात हो रही है कि मिलिट्री ट्रायल उनका हो सकता है, उससे भी बच सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो। मेरा ये ख्याल है कि मिलिट्री ट्रायल होना भी नहीं चाहिए। एक हमने देखा कि शेख मुजीब का इस तरह का ट्रायल हुआ, भुट्टो का अगरचे सिविल कोर्ट में हुआ, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह के जो अपने लीडर के बारे में जो फैसले हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमने देखा अकबर बुख्ती को मार दिया गया, भुट्टो को मार दिया गया, क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया? तो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में स्ट्रेटजी पॉलिटिकल होनी चाहिए। उनको पॉलिटिकली कैसे आप डील कर सकते हैं, यही बेहतर होता है। जी राइट। तो अभी तक की स्ट्रेटजी जो ये है कि अभी महदूद कर देना और नाम ना सामने आना, नाम ना ले सकना, ये सारी चीज़ें जो अभी तक की गई हैं, ये स्टेप्स लिए गए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उनको लिमिटेशन तो मिल गई हैं, लिमिटेशन तो कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक कुछ लोग रह गए हैं, उनको भी अलाउ नहीं है वो सामने आए, बातचीत करें, मीडिया पे बैठें, कोई कैंपेन कर सकें, उनको तो ये भी इजाज़त नहीं होगी। तो ये इतना वसी दिल कौन लेकर आएगा ये जो सब कुछ करेगा? ये आप सही कह रही हैं, लेकिन इसके लिए देखें पार्टियां जो हैं मुश्किलात में रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो है मार्शल लॉ फेस किया, नवाज़ शरीफ ने मार्शल लॉ फेस किया, बेनज़ीर ने 2 मार्शल लॉ फेस किए। तो अभी तो मार्शल लॉ भी नहीं है, कोर्ट्स जो हैं वो फेवर कर रही हैं इमरान खान को, अब भी रिलीफ दे रही हैं। जो है तहरीर व तकरीर की किसी ना किसी हद तक पाबंदी है, किसी ना किसी हद तक आज़ादी भी है। इमरान खान रोज़ तकरीर भी करते हैं जो नेट पे चलती है, फेसबुक पे चलती है, अगर टीवियों पे नहीं भी चलती तो कोई बात नहीं। तो बुनियादी बात यह है कि इन्हीं हालात के अंदर से अपने आप को जिंदा रखना, ये भी एक सियासत का तरीका है। जैसे मैंने कहा बेनज़ीर भुट्टो ने जिंदा रखा, नवाज शरीफ ने जिंदा रखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिंदा रखा। हमारे पास बड़ी मिसालें मौजूद हैं इस तरह की। इससे पहले जमात इस्लामी बड़ी मुश्किल में रही अयूब दौर में, उसने भी अपने आप को जिंदा रखा। तो हमारी मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ औकात में मुश्किलात से गुजरती रही हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश करके अपने आप को जिंदा रखा है। राइट। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद क्या PTI से या PTI के चेयरमैन से कोई राबता हुआ है हुकूमती सतह पे, एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर, ताकि इस मामले को बैकडोर ही सॉल्व कर लिया जाए, इसको आगे तक ना मज़ीद आगे लिंगर ऑन ना किया जाए? मेरा ख्याल है कि हो जाता वाक़ई राब्ता अगर वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, उनको पार्टी से निकाल देते। लेकिन चूँकि PTI ने और उसके चेयरमैन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने खुद ही कराया है, तो फिर ज़ाहिर है इसके बाद तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रखना मुश्किल है। फिर उन्होंने एक एक अफसर का नाम लिया है, उन्होंने उनको जो अफसर राब्ता करा सकते थे उन सबको तो उन्होंने बदनाम कर दिया, उनके नाम लिए, उनको अपना मुखालफ करार दिया, हालांकि वो उनसे पहले राब्तों में रहते थे। तो ये सारी जो गलतियां हैं फिर इनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। राइट। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सबकी दौड़ ये है कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा। बिलावल साहब भी इस दौड़ में हैं, और इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब 4थी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा भी है। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप किसको वज़ीर आज़म देखते हैं? देखिए वैसे तो पहले ये तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे अगर फेयर फ्री इलेक्शन हुए होते, PTI ने 9 मई के वाक़े में मुलव्वस ना होती, तो साफ लग रहा था कि उनकी वेव है। लेकिन अब 9 मई के बाद चूँकि हालात ने पलटा खाया है, तो इस वक्त तो उसके बाद जो नवाज़ शरीफ हैं वही मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट लगते हैं। नून ने भी शायद ये चीज़ कन्वे भी कर दी है, और नून की तरफ से अब तैयारियाँ भी ये हैं कि अगली कंपेन भी नवाज़ शरीफ करेंगे और अगले प्राइम मिनिस्टर भी वही होंगे नून की तरफ से। लेकिन वो कुछ अर्सा के लिए वज़ीर आज़म रहेंगे, उसके बाद वो अपनी सीट खाली कर देंगे और अपने भाई के लिए। और मरीम साहबा जो हैं वो पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट होंगी। बिलावल भुट्टो के पास चूँकि पंजाब में जो है रिक्वायर्ड
MNAs नहीं होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म बनना मुश्किल होगा। इस वक्त असल मुकाबला पंजाब में PTI और नून के दरमियान होगा। राइट, लेकिन एक और पार्टी भी, इस्तेहकाम पार्टी भी तो सामने आ चुकी है, तो क्या देखते हैं कि ये इलेक्शन में कोई बड़ा सेटबैक दे सकते हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता, ना उनके पास कोई नैरेटिव है, ना उनके पास वो हो सकता था कि पहले नून से पहले मिलके इलेक्शन लड़ना चाहते थे। नून तो मेरा ख्याल है आमादा नहीं है अब उन्हें सीटें देने पे। और दूसरी तरफ PTI उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो PTI का वोट बैंक कैसे उन्हें वोट देगा? तो ना नून का वोट बैंक उन्हें मिलेगा, ना PTI का। तो या तो वो उनका कोई PTI से कंप्रोमाइज़ हो जाए, जिसका कोई इम्कान नहीं है, तो इसलिए उनका मुझे चांसेस फिलहाल नहीं लगते। हाँ, ये हो सकता है, एक चांस है कि PTI सारी की सारी जो है वो तहरीक इस्तेकाम में चले जाए माइनस इमरान खान, और फिर शायद कुछ वोट बैंक भी चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्टी वोट बैंक होता है वो पर्सन के साथ जुड़ा होता है, वो इमरान खान के साथ जुड़ा है, तो जहाँ इमरान खान जाएंगे वहीं पार्टी वोट बैंक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जहाज़ भी तो काम करता है, तो उस जहाज़ के जो पहिए हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसमें जो है जो सवार हैं वो इलेक्टेबल्स अपने आप को तरीन कहते साहब बड़े बाअसर आदमी हैं। नहीं, तरीन साहब बड़े बाअसर हैं, बड़े समझदार हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट में भी राब्ते हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज से भी उनके बड़े राब्ते हैं। लेकिन सवाल है कि वोट बैंक बनाने में आपको एक पूरा नैरेटिव बनाना पड़ता है, एक पूरी स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो नैरेटिव कहाँ से आएगा? वो नैरेटिव तो चलाते रहे हैं PTI का, जिसमें दोनों पार्टियों को कंडेम करते रहे हैं, और अब जो है और इमरान खान को देवता डिक्लेयर करते रहे हैं। अब या तो इमरान खान को पहले देवता से शैतान साबित करें ना, तरीन साहब ये हिम्मत करें, अलीम खान ये हिम्मत करें, और उनके जो पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं ये उनको डिमॉलिश करें पहले, और डिमॉलिश करके PTI का वोट बैंक जो है यानी कि उसको अपना आप लें, नहीं तो समझते फिर कि इस बात का अवाम चांस 9 है। मई के वाक़े को सामने रखते हुए PTI को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो 9 मई का वाक़या हुआ, उसका असर वोट बैंक पे नहीं पड़ेगा? यहाँ पे शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि अगले इलेक्शन में PTI का क्या फ्यूचर होगा, क्या वोट बैंक अभी तक बरकरार है 9 मई के वाक़े के बाद? सुहेल साहब, अभी तक भी आपको लगता है कि वोट बैंक है अभी तक PTI का, और वो रहेगा चाहे 9 मई जैसा सानिया भी हो जाए, वोट बैंक जो है वो हिलेगा नहीं? देखिए, 3 तरह के वोट बैंक होते हैं। एक वोट बैंक होता है पार्टी वोट बैंक, दूसरा वोट बैंक होता है इलेक्टेबल्स वोट बैंक, जो कि जिसको धड़ेबंदी भी कहते हैं, जिसको बरादरी भी कहते हैं, और तीसरा वोट होता है फ्लोटिंग वोट। 9 मई के वाक़े के बाद जो फ्लोटिंग वोट था, जो कि इक़्तिदार के साथ जाता है, जिसका इक़्तिदार आने वाला हो उसके साथ वो वोट चला जाता है, जिसको नज़र आता है कि ये पार्टी जीत रही है वो वोट उधर चला जाता है। ये 10-15 हज़ार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होता है, जो लोग उसके साथ जाते हैं जो जीत रहा होता है। लेकिन जो पार्टी वोट बैंक है वो PTI का अभी नहीं टूटा। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, जब वो जेल में थे, फांसी हो गई, तो उसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो ने जो है अल जुल्फ़िकार के ज़रिए एक त्यारा अगवा कराया था। तो उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बड़ी कंपेन चली थी, पीपल्स पार्टी हाई जैकर था, लेकिन उससे पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को फ़र्क नहीं पड़ा था। अब भी ये जो 9 मई का वाक़या है, इसकी बड़ी कंडेमनेशन हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, सब कुछ है, लेकिन एक गलती पर लोग अपनी पार्टी नहीं छोड़ते। तो मेरा ख्याल है कि इमरान वो, और फिर दूसरा वो ये भी समझते हैं कि इमरान इसमें कितनी ज़िम्मेदार है, कितना नहीं है। तो एक गलती नहीं, काफ़ी गलतियाँ की जाएँ तो वोट बैंक टूटता है। राइट। सुहेल साहब, क्या देखते हैं आपके PMLN का, नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक किससे मुतासिर हुआ है? इस हुकूमत के आने से, या फिर जो उन्होंने नैरेटिव अपनाया था कि जो उन्होंने वोट को इज्जत दो का नैरेटिव था, उसको मार दिया है उसकी वजह से?
देखें, जो एक तो ये है कि हर पार्टी की एक ज़िंदगी होती है, उसकी एक मियाद होती है। पीपल्स पार्टी ने 12 साल रूल किया, 14 साल रूल किया, 15 साल से सिंध में रूल कर रही है और उसका वोट बैंक बरकरार है। इसी तरह नून ने भी 10-12 साल रूल किया है, लेकिन पे दर पे उन्होंने स्टांस बदले। पहले एंटी एस्टेब्लिशमेंट गए तो उनका वोट बैंक बढ़ा, उनका अपना वोट बैंक भी रहा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट भी मिल गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कर ली, फिर महंगाई को कंट्रोल ना कर सके, फिर हुकूमत में आ गए, हुकूमत डिलीवर ना कर सकी। ये सारी वो वजूहात थी जिसकी वजह से उनका वोट बैंक जो है वो एरोड हुआ, वो टूटा और वो वोट बैंक जो है पीटीआई का बढ़ा। राइट। नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो अब जाहिर है कि उनके लिए अभी जो उनके केसेस हैं, जिस तरह से वो जेल से गए थे, वापस आके आपको क्या लगता है कि अब इतना इस कदर उनकी एक किस्म की डील हो गई है कि अब वो आएंगे तो शायद भाई के पास ही जाएं, या उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई जेल में नहीं लेकर जाएगा, डायरेक्टली उनकी बेल ले ली जाएगी, या इस तरह से आप क्या देखते हैं कि लीगली उनको सारा फैसिलिटेट किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि उसके बगैर वो वापस आएंगे ही नहीं। वो चाहते हैं कि वो ऐसे वक्त में आए जब उनके केसेस ख़त्म हो और वो आके सीधी पॉलिटिक्स करें। वो जेल नहीं जाना चाहते। राइट। तो इसके अलावा नाहली उनकी भी जाहिर है कि अगर आते हैं वो ख़त्म हो जाएगी, वो इलेक्शन में खुद भी जा सकते हैं। जहांगीर तरीन साहब भी नाहल है, उनके लिए भी राह हमवार हो चुकी है, तो क्या जहांगीर तरीन साहब भी अपनी नाहली के लिए इस कानून साजी का सहारा लेने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो भी ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो भी इस पे बड़े नाराज़ हैं कि उनको ऐन जवानी में, जबकि उनका वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहे हैं, तो उनको सियासत से बाहर कर दिया गया। ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और खान साहब से नाराज़गी की एक वजह ये भी थी जहांगीर तरीन की कि उन्होंने, इमरान खान ने ना स्टैंड लिया उनके लिए, ना उनको अहल करवाने के लिए कोई कोशिश की, ना पार्लियामेंट में लाए, ना कभी पार्टी में इसके हवाले से कोई एफर्ट की। राइट। तो जहांगीर तरीन साहब तो अभी भी अपने आप को कैंडिडेट समझते हैं वजीर आजम के लिए? इतना कुछ किया, डेफिनेटली इतना कुछ किया है। अभी देखें कि अभी फिर जब मुश्किल आई है तो उन्होंने फिर सियासत को एक तरफ समेटा है, इस्तेकाम पार्टी बना ली है, तो सियासत को वो कहीं ना कहीं समेट रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे लेकर चल रहे हैं। तो ही डिजर्व टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल है वो अपने तौर पे समझते हैं कि ही इज़ ए कैंडिडेट, और इससे पहले भी उनका कई बार नाम आया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और वो इमरान खान के भी, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनका जो बैक ऑफिस था वो सारा वही चलाते थे। अच्छा सुहेल साहब, ये अभी जितना भी एपिसोड हुआ है ये पिछले एक साल में, इसमें सियासत को और जमहूरियत को कितना नुकसान हुआ है? आप क्या समझते हैं कि अभी ये आगे चलकर जो हम सिस्टम देखते हैं, इवन जमहूरियत की स्पेस और सिविलियन सोसाइटी की जो स्पेस है वो बड़ी कम हुई है, और उसमें इमरान खान जो है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। उनके दौर में ये काम शुरू हो गया था, और उस वक़्त मीडिया पे कदगने लगी। उस ज़माने में वो और फ़ौज एक पेज पे चले गए थे, मीडिया को दबाया गया, मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया गया, चैनल्स बंद किए गए, बहुत सारी पाबंदियां लगी, पॉलिटिशियंस को बंद किया गया, नैब को एक्टिव किया गया। ये सारा कुछ उसी दौर में शुरू हो गया था। तो ये अभी भी जारी है? तो आप ये समझते हैं कि विक्टिमाइजेशन का सिलसिला तो अभी भी जारी है जो कुछ हो रहा है इस वक्त? जी, मेरा ख्याल है कि अब जाहिर है अब जो है टारगेट जो है वो पीटीआई है। पहले जो थी टारगेट नून थी या पीपल्स पार्टी थी। तो क्या असूली तौर पर होना चाहिए ये कि खुद आप विक्टिमाइज हुए हों और आगे जाकर वही सियासतदान? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो है, जो पीटीआई ने किया अब वो उसका बदला चुकाया जा रहा है। राइट। अभी नैब में भी अब तरमीम कर दी गई है। पहले ये कहा गया कि 90 रोज़ से कम 14 रोज़ किए जा रहे हैं, अब 30 डेज किए जा रहे हैं। तो ये कानून साजी भी जो की जा रही है ये भी गलत किया गया, ये भी विक्टिमाइज करने के लिए गले तो नहीं पड़ जाएगी कि क्योंकि पता नहीं है, नहीं ये गले तो नहीं पड़ने वाली इस हुकूमत के, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए, फिर जाना भी है। नहीं, ये है ही गलत जी, है ही गलत, चाहे मुखालफिन के लिए हो या अपने लिए हो, गलत है। पहले जो तरमीम की गई थी, जो नैब कवानीन जो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आ चुके हैं, वो आइन के ख़िलाफ़ थे। नैब की जो थी 90 दिन का रिमांड, कोई ज़मानत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, वो गलत था।
तो मेरा ये ख्याल है कि जो है नैब को भी आइन के मातहत होना चाहिए, आइन से मावरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि सुहेल साहब, अभी भी हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा हो नाअहली हो, इसको ये कहा जाता है कि ये सब पहले से तयशुदा था और फैसले बाद में किए गए, पहले तय किया गया। तो ऐसा तो नहीं है, अभी जो कुछ हो रहा है बाद में भी हम यही देखें कि तारीख हमें यही बताए कि ये जो कुछ किया गया था, फैसले पहले हो गए थे, तय बाद में किया गया था, तय पहले हो चुका था, फैसला बाद में किया गया था। जी, बदकिस्मती से ऐसा ही होगा। अच्छा सुहेल साहब, अभी केयर टेकर सेटअप है, तो इसके लेकर आप क्या समझते हैं कि किसको बड़े नाम आ रहे हैं, कुछ सहाफ़ती लोगों के भी नाम आ रहे हैं, तो किसका देखते हैं कि अगर आप किसको देखना चाहेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अगर हो तो कौन हो? ये मेरे पास कोई नाम नहीं है अभी, मेरा ख्याल है ना कोई नाम आया है। जाहिर है मुझे जो साफ़ती नाम आए हैं ये मुझे हज़म नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई आदमी होगा। उनको ऐसा आदमी चाहिए जैसे मोहसिन नकवी है, इस तरह का आइडियल आदमी जो कि गवर्न भी कर सके, जो डिलीवर भी कर सके, जिस पे सब मुत्तफिक भी हों, एस्टेब्लिशमेंट और फौजी, इस तरह का कोई आदमी होगा। लेकिन वो कौन होगा ये नहीं पता। तो फिर सूबाई इसे वफाक में ले जाया जाए फिर मोहसिन नकवी साहब को, आपकी ये राय होगी? ये पता नहीं क्या होगा, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो ये मोहसिन बेग का भी नाम आ रहा है, अब तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी उनको दी जा रही है कि ये निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनका भी नाम आ रहा है। गो के हुकूमत ने कह दिया कि ये नाम नहीं है, लेकिन क्या कोई रिटायर्ड भी आ सकता है, कोई ब्यूरोक्रेट आ सकता है? अगर सहाफ़त में आप नहीं देखते, कोई सहाफ़त से कोई नहीं है तो नहीं, अभी कोई इस बारे में कोई क्या सराई करना मुश्किल है। कोई जब नाम सही कोई क्रेडिबल आएगा तो उस वक्त बात करेंगे। अभी कोई क्रेडिबल नाम ऐसा नहीं आया जिसका जो लॉजिकली भी कन्विंस्ड हो कि हाँ ये हो सकता है। एक जितने नाम आए हैं वो लॉजिकली हम कन्विंस्ड नहीं है कि ये नाम हो सकते हैं। राइट। ये अच्छा, सिर्फ बस अफवाहें हैं। जी ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त आपने भी कहा है कि इस वक्त PMLN क्योंकि पंजाब में है, ज़्यादा असर और रसूख रखती है। PTI का अगर नहीं वोट बैंक का सामने आता तो फिर PMLN की वजारत उज़्मा ही होगी। तो क्या जरदारी साहब ये हज़म कर लेंगे इतनी आसानी से? क्या रास्ता है उनके पास? उनकी सिंध हुकूमत बच जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट में उनको हिस्सा मिल जाएगा, तो उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे कि वो अक्सर पंजाब में डेरे डालते हैं और उन्होंने बहुत से हमने देखा है कि सनती लोगों से भी मुलाकातें की हैं। मईशत का उन्होंने कहा है कि उनके पास प्लान भी है मईशत को बेहतर करने का, तो वो तो सब प्लान करके बैठे हैं। और इवन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी उन्होंने वजारत उज़्मा उस वक्त PMLN को, शहबाज शरीफ साहब को इसीलिए दी थी, ये कहा जाता था कि आगे अपना कैंडिडेट लेकर आना चाहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है उसके चांसेस नहीं है ना। मैंने जैसे बताया कि इस वक्त की जो मारूजी सूरत हाल है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में चूँकि सीटें नहीं ज़्यादा ले सकती, 8-10 सीटें लेगी, तो इससे ज़्यादा ले नहीं सकती। और पंजाब जो है बड़ा सूबा है, तो जो पंजाब से ज़्यादा सीटें लेगा उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा। राइट। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा सोहेल साहब, क्या इलेक्शन हो जाए, निगरान सेटअप आ जाए, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम आ जाएगा? अभी इस्तेकाम तो आता हुआ नहीं लगता, ना मुआशी इस्तेकाम आएगा ना सियासी इस्तेकाम आएगा। लेकिन होप करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए, आपस में सियासी जमातें बैठ जाएं, एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको सपोर्ट करे और कोई सियासी इस्तेकाम की तरफ हम जाएं, एक क्रेडिबल इलेक्शन हो। लेकिन जाहिर है उसके लिए फिर PTI का क्या बनेगा, बड़े सवाल हैं जिसका अभी फ़िलहाल जो है कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ थे, उन्होंने अपना तज्जिया दिया, अपनी राय दी। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।